नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी अर्थ एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी सिंह राजपुरोहित और आज हम बात करने वाले दोस्तों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर JNU के अंदर जो न्यू सिलेबस है, नया सिलेबस अभी जो 2024 के अंदर आया है। और क्लास की हम बात करें तो दोस्तों BA का जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के एक सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर जो हो गया और अभी चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर। तो BA के सेकेंड सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य का सिलेबस, आप काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी साहित्य के सिलेबस की क्लास जो लेकर आओ, सिलेबस क्या है, हमें हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हिंदी साहित्य में नंबर ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, नंबर कितने कहाँ से आएंगे, कितने कहाँ से जुड़ेंगे, ऐसे और भी आपके अनगिनत सवाल, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पासबुक कौन सी लेनी है या फिर क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, उन सब सवालों के जवाब भी मिलेंगे। साथ साथ में पाठ्यक्रम भी मिलेगा, सिलेबस भी मिलेगा कि BA सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का सिलेबस क्या है, यानी कि जोधपुर संभाग में आने वाली सब जो सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है उनके BA का सिलेबस क्या रहने वाला है, उस सिलेबस की, उस पाठ्यक्रम की हम आज इस क्लास में जो दोस्तों बात करने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ में नोट भी करते रहो, क्योंकि बहुत काम की बात है। ये सिलेबस वाली क्लास आज बराबर आपने अटेंड कर ली तो मान लो भाई 50% यानी कि 50% आपका सिलेबस कवर तो तब हो जाता है जब आप सिलेबस को ठीक से जान लेते हो, ठीक से समझ लेते हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आपने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आपकी जो बुक थी वो आपके सिलेबस में थी, जिसमें आपने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल ये पढ़े थे। अब इसमें क्या है हिंदी साहित्य में सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों कविताएं हैं। क्या है? कविताएं हैं। तो कविता पद्य भाग में आती है, कविता है, पद्य है। और कविताएं कैसी हैं? कविताएं भी हैं दोस्तों पुरानी, यानी आधुनिक काल वाली कविता नहीं, आदिकाल वाली कविता भी नहीं, मध्यकाल वाली कविता। यानी हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल हमने पढ़ा था, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, भक्ति काल और रीतिकाल। यानी कि वे कविताएं हम पढ़ेंगे जो कुछ भक्तिकालीन है, कुछ कैसी है, रीतिकालीन है। दोस्तों, मैं आपको किताबें भी बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, किताबें भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी किताबें इस सिलेबस में चल रही हैं और उन किताबों को पढ़ने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पार क्या हो जाएगा? हिंदी में टॉपर बन जाओगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं वो तैयारी नहीं करवाऊंगा, 1 वीक सीरीज वाली तैयारी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स वाली तैयारी भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पढ़ोगे तो क्या बनोगे? टॉपर बनोगे, बेस्ट नंबर, अच्छे स्कोर करोगे, ये मेरा वादा है, आपसे गारंटी है। चलिए अब बात करते हैं पुस्तकों की। किताबें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सब्र रखिए। पहले बात करते हैं कि नाम क्या है किताबों का। किताबों का नाम, एक किताब का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। आज से पहले एक किताब ही चलती थी, लेकिन इस बार 2 किताबें डाल दी। ध्यान देना है, सिलेबस पूरा बदल गया है पहले से, अब सिस्टम ही चेंज हो गया भाई साहब। एक किताब का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, ये एक किताब हो गई। इसके अंदर कैसी कविताएं हैं? मध्यकालीन कविता का पाठ। इसमें कुछ एक कविताएं दी हुई है कबीरदास जी की, सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, मार्केट से मिलती है, सस्ती किताबें, मैं दिखाऊंगा, सब्र करो। दूसरी किताब का नाम है अलंकार परिजात, ये भी छोटी सी किताब है, ये भी इस वीडियो में हम देख लेंगे कैसी किताब है। चलिए मान लो ये 2 किताबें हैं जो आपके पाठ्यक्रम में चलेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई किताबों के नाम क्या क्या, कोई पूछ भी ले कि BA कर रहे हो, हिंदी सब्जेक्ट है, किताबों के नाम क्या है भाई, आपको पता ही नहीं, आपने किताब देखी नहीं, नाम याद कर लो। मध्यकालीन कविता का पाठ एक किताब का नाम है अलंकार परिजात। ये 2 किताबें चल रही है अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर। कहाँ पर चल रही है भाई साहब? BA के सेकंड सेमेस्टर के अंदर। सब्जेक्ट की बात कर ली हमने, हिंदी साहित्य है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का अब चीरा फाड़ा पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। फाइनल समझ जाओगे, आज के बाद सिलेबस वापस उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में छप जाएगा, सीधा याद कर लोगे। मतलब कि सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको सीधा का सीधा याद ही कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। लो, इकाई 1, सिलेबस के अंदर इकाइयाँ कितनी है? टोटल 5 इकाइयाँ होती है, ये तो आप समझ गए हो। फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, नए नए बच्चे आते हैं स्कूल से, उनको पता नहीं होता है कि वो पूछते हैं आमतौर पे, सर सिलेबस में इकाइयाँ कितनी होगी, सवाल कैसे आते होंगे, पर एक सेमेस्टर देने के बाद आप अब समझने लग गए हो। तो इकाई पहली में क्या है? पहली यूनिट में दोस्तों है कबीरदास जी। कबीरदास जी को जानते हो ना, स्कूल में पढ़ा है ना, वही कबीरदास जी यहाँ पर भी आ गया। अब स्कूल में क्या होता था दोस्तों, बच्चों स्कूल में ऐसा होता था कबीरदास जी की कोई सरल कविता छोटी सी हम पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ कबीरदास जी को पूरा का पूरा ही बैठा दिया भाई, हिंदी साहित्य ले लिया तो कबीरदास जी को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। लो भाई, पहले इकाई में आपके कबीरदास जी। अब कबीरदास जी की क्या है? व्याख्याएं यहाँ पर करनी है। स्कूल में जैसे व्याख्याएं करते थे वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही व्याख्याएं करनी है। अब व्याख्याएं किस किस की करोगे? निर्धारित काव्यांश,
निर्धारित काव्यांश, ये सिलेबस समझ में नहीं आता, समस्या ये है, पीडीएफ तो मिल जाएगी, समझ में नहीं आएगा तो समझ लो। तो कबीरदास जी की निर्धारित काव्यांश और संपूर्ण ऐसे इन्होंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है ये ध्यान से समझना, आप यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। निर्धारित काव्यांश, काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश, कविता का अंश, और निर्धारित यानी निर्धारित। अब कहाँ पर निर्धारित है? निर्धारित है इस किताब में, ये देख लो, मध्यकालीन कविता का पाठ। यानी कि ये जो मध्यकालीन कविता का पाठ है, इस किताब के अंदर कबीरदास जी के जितने दोहे दिए हुए हैं, इस किताब के अंदर कबीरदास जी की जितनी कविताएं दी हुई है, वो सारी की सारी कविताएं आपके सिलेबस में, यानी आपको पढ़नी है। संपूर्ण का मतलब सारी की सारी पढ़नी है। अब उसके साथ साथ एक तो कबीरदास जी की कविताएं पढ़ोगे, उनकी व्याख्याएं करोगे, और क्या करोगे? और आलोचनात्मक अध्ययन। आलोचना का मतलब आप निकालते हो बुराई, लेकिन आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई नहीं होती। आलोचना का मतलब होता है अच्छाइयों को भी देखना, यानी कि जो बढ़िया बात है उसको भी देखना, जो बुरी बात है उनको भी देखना, और फिर निष्कर्ष निकालना कि कबीरदास जी कैसे थे। तो आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे कबीरदास जी का। कबीर की काव्य कला, काव्य कला यानी कविताएं लिखने की कैसी कला है कबीरदास जी की, वो पढ़ेंगे। कबीर की भक्ति भावना, यानी कि कबीर की भक्ति किस प्रकार की है, कबीर कैसी भक्ति करते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि कबीर कैसे हैं, भक्ति काल के कवि है, लेकिन निर्गुण भक्ति के कवि है, यानी कि वो जो निराकार, उनके जो कबीर के जो भगवान है उसका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी कि पत्थर मूलने से भगवान कि पत्थर अगर पूजें तो भगवान मिल जाए, तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता हूँ। इस प्रकार की कबीरदास जी की भक्ति भावना है, मतलब विस्तार से पढ़ेंगे बढ़िया एकदम की कबीरदास जी की भक्ति भावना कैसी है। कबीर का समाज दर्शन, यानी कि कबीरदास जी समाज सुधार की भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो कबीरदास जी का समाज के प्रति क्या रवैया है वो पढ़ेंगे। सुधारवादी दृष्टिकोण, और कबीरदास जी समाज में क्या सुधार करना चाहते हैं वो भी आपके सिलेबस में डाल दिया है। पहली इकाई हमारी कंप्लीट हो गई, एक यूनिट कंप्लीट। एक यूनिट में क्या है? सिर्फ कबीरदास जी है। पहले एक किताब होती थी सर 11वीं 12वीं में, बहुत सारे कवि और बहुत सारे लेखक होते थे, लेकिन इसमें सिर्फ 5 इकाइयाँ हैं। पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 1 और चौथी में 2, यानी कि 2 2 4, 4 और 2 4, यानी कुल आपके यहाँ पर ये 6 कवि है जो होने वाले हैं, यानी ज़्यादा कवि नहीं है, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा फुल मात्रा में। इसलिए पहली इकाई कंप्लीट हो गई कबीरदास जी। अब बात करते हैं दूसरी इकाई की, यानी इकाई 2 में क्या है। इकाई 2 में पहले दे दिया जायसी। जायसी को आप जानते हो ना, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ इन्होंने सिर्फ जायसी लिखा। जायसी का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी तीनों रचनाएं प्रसिद्ध हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाओं के क्या क्या नाम है, ये जेएनयू में बहुत बार सवाल आता है, और मैं तो कहता हूँ आपके भी पूरी संभावना है आने का। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाओं के नाम बताओ, कमेंट में लिखो। जिसने सही जवाब लिखा उसको शाबाश मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। जायसी की क्या करेंगे? व्याख्याएं करेंगे, निर्धारित काव्यांश और संपूर्ण, यानी कि जायसी की भी जितनी कविताएं हमारी इस किताब मध्यकालीन कविता का पाठ में दी हुई है, वो सारी की सारी क्या करोगे? आप पढ़ोगे, व्याख्याएं करोगे और समझोगे, ठीक है। समझ में नहीं आ रही सर हम कविताएं कैसे पढ़े? लो, हम किस लिए बैठे यहाँ पे? हम आपके लिए तो बैठे, सारी कविताएं समझेंगे, चिंता मत करो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जुड़ जाओ दी अर्थ एजुकेशन से। सारा कोर्स हिंदी साहित्य का यहाँ पर फ्री में ले जा, मुफ्त में करवाएंगे, कोई फीस नहीं है भाई साहब, एकदम फ्री में आपको पढ़ना है। पढ़ने वाले बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान मिलेगा ना और कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो जायसी की संपूर्ण कविताएं पढ़ेंगे। संपूर्ण कौन सी? वैसे तो जायसी ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, अपने को कौन सी पढ़नी है? यानी सर इस किताब में जो है मध्यकालीन कविता का पाठ में वो कविताएं हमें जो पढ़ेंगे। उसके साथ में जायसी का भी आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। आलोचनात्मक यानी कि अच्छी बातों को बुरी बातों को दोनों को बराबर रखा, तोलता आंकड़ी में तोला, फिर बताया कि वास्तव में केड़ो आदमी है, यानी कि नहीं भूंडियों करनी नहीं भलाइयों करनी, एकदम हावन हच कहने के भाई जायसी जी केड़ा है। तो एडो आलोचनात्मक अध्ययन हम इसमें करेंगे। आलोचनात्मक अध्ययन कैसा करेंगे? जायसी का काव्य सौष्ठव, यानी कि जायसी कविताएं किस प्रकार से लिखते हैं, काव्य सौष्ठव क्या है उनका, ये पढ़ेंगे। जायसी का प्रेम वर्णन, अब जायसी जो लिखते हैं ना पद्मावत वगैरह, उसमें प्रेम को बताते हैं, अलाउद्दीन का प्रेम बताते हैं, नागमती के प्रति भाई रतन सिंह का प्रेम बताते हैं, प्रेम के कवि हैं। तो हम पढ़ेंगे कि उन प्रेम का वर्णन कैसे करते हैं। और विरह का वर्णन भी हम जायसी का पढ़ेंगे, यानी कि जब है जो पद्मिनी का जो पति था रतन सिंह, वो नागमती की खोज में श्रीलंका निकल जाता है, और पीछे जो पद्मिनी जिस प्रकार से याद करती है भाई साहब अपने पति को, रतन सिंह को, उसका जो वियोग है, वो वियोग विरह वर्णन भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि भाई जायसी जी हैं जो विरह का वर्णन कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे।
आगे बात करते हैं कि सेकंड इकाई में सिर्फ एक जायसी नहीं है, दो जने हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? दो लोग हैं, दो कवि हैं। एक हो गया जायसी, दूसरा कौन है? लो भाई, दूसरे हमारे सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि। कैसे कवि हैं? कृष्ण भगवान के भगत हैं। सूरदास जी की व्याख्या है निर्धारित काव्यांश। अब यहाँ पर संपूर्ण नहीं है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, सो गए हो तो जाग जाना, सोना मत, कॉपी पेन लेके बैठना। यहाँ सूरदास में क्या लिख दिया? सूरदास में लिखा व्याख्या करोगे, निर्धारित काव्यांश की करोगे, यानी कि इस किताब में जो मध्यकालीन कविता के पाठ में दी हुई कविताएं हैं उनकी व्याख्याएं करोगे, लेकिन संपूर्ण नहीं करोगे भाई। सारी की सारी करोगे तो क्या हो जाएंगे? वर्ष आपके बीत जाएंगे। ज़्यादा है उस किताब में दिया हुआ, सारी नहीं करनी। यहाँ यूनिवर्सिटी ने क्या कह दिया? बच्चे हैं, माफ़ करो, सारी सिलेबस मत दो, थोड़ी सी पढ़ाते हैं। थोड़ी सी कौन सी पढ़ोगे? चुनिंदा जो आपके पैराग्राफ हैं, जो पद्यांश है वो पढ़ोगे। पद संख्या, कौन कौन से पद पढ़ोगे? पद संख्या 23 से लगाकर 52 तक, यानी कि 23वां भी पढ़ोगे और 52वां भी पढ़ोगे। 23वें से लगाकर 52वें तक गिन लो, कितने हो गए? 10, 20, 30, यानी कि 30 एक पद आप किसके पढ़ोगे? सूरदास जी के पढ़ोगे दूसरी इकाई में। अब सूरदास जी का भी यहाँ आलोचनात्मक अध्ययन करोगे। ये पहले नहीं था, ये इस बार ही जोड़ा नया, और ये बढ़िया। यानी पहले ऐसे सवाल तो बनते थे लेकिन सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ नहीं आता था, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता था। इस बार लिख दिया, अब समझ लो, बढ़िया से पढ़ लो। और पढ़ाएगा कौन? आपके सर पढ़ाएंगे भाई, पृथ्वी सर पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आलोचनात्मक अध्ययन, सूर की भक्ति भावना, यानी सूरदास जी की भक्ति जो कृष्ण के प्रति है वो कैसी भक्ति है, भक्ति की भावना कैसी है वो पढ़ेंगे। वात्सल्य वर्णन, वात्सल्य किसको कहते हैं बच्चों? वात्सल्य कहते हैं माँ और बेटे का जो प्रेम होता है ना, यानी कि आपकी मम्मी जो आपको चूरमा करवाती हैं, घी थोड़ा और डालती हैं, आधी रोटी मांगते हो तो भाई इतनी एक रोटी तोड़ती हैं, बाकी पूरी आपको दे देती है, ले बेटा आधी रोटी। तो ये माँ बेटी का जो प्रेम होता है वो होता है वात्सल्य प्रेम। तो कबीर सूरदास जी कहाँ लिखते हैं वात्सल्य प्रेम? यानी कृष्ण भगवान और यशोदा मैया के बारे में जो कविताएं लिखते हैं ना, उसमें ये लिखते हैं वात्सल्य प्रेम। तो सूरदास जी का पढ़ेंगे आप वात्सल्य वर्णन, यानी वात्सल्य किस प्रकार से वर्णन करते हैं। वीर वर्णन, वीर वर्णन वो हैं जब गोपियाँ कृष्ण भगवान से बिछड़ जाती हैं और फिर उद्धव के माध्यम से अपने कृष्ण को याद करती हैं। वीर, वीर कहते हैं जब प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर हो जाती है ना, मान लो ये प्रेमिका ये प्रेमी दोनों पास पास में, तो क्या है? संयोग है, दोनों हो गए दूर दूर, ये लो क्या हो गया? वीर हो गया। तो ये है गोपियाँ, ये कृष्ण यहाँ पर आ गया, लो बहुत दूरी आ गई बीच में, ये वीर। तो ये वीर वर्णन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सूर का काव्य सौष्ठव, यानी और सूरदास कैसी कविताएं लिखते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, दूसरी इकाई हो गई कंप्लीट नहीं हुई, सिलेबस कंप्लीट हो गया, पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया। पाठ्यक्रम पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे भी। अब बात करते हैं तीसरी इकाई की, इकाई नंबर 3। तो इकाई नंबर 3 में सिर्फ एक ही कवि है, क्योंकि बड़े कवि हैं भाई, मान्य हुए हैं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के फेमस कवि हैं तुलसीदास जी। यहाँ पर तीसरी इकाई में सिर्फ एक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की व्याख्याएं पढ़ोगे, निर्धारित काव्यांश संपूर्ण, यानी तुलसीदास जी को कितना पढ़ोगे? पूरा का पूरा पढ़ोगे। यानी इस किताब में मध्यकालीन कविता का पाठ में जो तुलसीदास जी दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे पढ़ोगे। साथ में तुलसीदास जी का भी यहाँ पर आलोचनात्मक अध्ययन तो करना ही है। क्या क्या करोगे? खास तुलसी की काव्य कला, यानी कविता लिखने की कला भाई साहब बड़ी जोरदार है तुलसीदास जी की। क्या दोहा चौपाई वगैरह लिखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रामचरितमानस लिख दिया, वाह वाह कर दिया ना। तो काव्य कला हम भी जानेंगे कि भाई ये कैसे लिखते हैं, अपन भी वैसा लिखे। भक्ति भावना, तुलसीदास जी की भगवान राम के प्रति जो भक्ति भावना है वो पढ़ेंगे। लोक नायक तुलसी की समन्वय भावना। समन्वय का मतलब होता है कि मिलाकर एक कर देना, एकाकार कर देना। लोक नायक इसलिए कहा तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी लोगों के नायक हैं, लोगों की भावनाओं का समन्वय कर देते हैं, एकता स्थापित करने वाले कवि हैं। यानी ऐसा सवाल आता है यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, लोक नायक तुलसी की समन्वय भावना पर टिप्पणी लिखिए। अब वो लिखनी कैसे हैं वो आपके सर आपको बता देंगे, चिंता मत करो। चलिए आ जाओ सीधे चौथी इकाई पे, ज़्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे। इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में आपके और आ गए 2 लोग। यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं एक बार गिनते हैं। कबीरदास जी 1, जायसी जी 2, सूरदास जी 3, तुलसीदास जी 4, बिहारी जी 5, घनानंद जी 6 लोग हैं, ठीक है। बात करते हैं इकाई 4 की। इकाई 4 में कौन कौन है? 2 जने हैं। कौन कौन है? 2 कवि हैं, बिहारी जी हैं और घनानंद जी हैं। चलिए पहले बिहारी जी को देखते हैं। बिहारी का क्या है? बिहारी बहुत प्रसिद्ध कवि है ना। बिहारी की रचना है एक सबसे जो फेमस रचना, क्या नाम है उसका बताओ? बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई। एक दुआ फेमस है इनके लिए, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कि बिहारी के जो दोहे हैं ना वो
ऐसे लगते हैं बहुत छोटे छोटे, जो नाविक के तीर, यानी जो नाव चलाने वाला जो नाविक होता है उसके जो तीर होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं, कि दिखने में छोटे छोटे दिख रहे हैं पर ये घाव बहुत गंभीर करते हैं, यानी अर्थ बहुत इसका क्या है, गहरा है। बिहारी के निर्धारित काव्यांश और संपूर्ण यानी पूरे के पूरे बिहारी के जो इस किताब में दिए वो हम पढ़ेंगे और बिहारी का भी आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बिहारी की काव्य कला यानी बिहारी की कविता लिखने की कला कैसी है। श्रृंगार, बिहारी श्रृंगार के कवि है ना, खूबसूरती के बारे में लिखते हैं, श्रृंगार के बारे में लिखते हैं, तो बिहारी की श्रृंगार भावना को पढ़ेंगे। नीति 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 कहते हैं ना कि आजकल बच्चों में संस्कार नहीं रहे, तो नीति का मतलब होता है संस्कार युक्त जीवन, तो बिहारी जी हमको सिखाएंगे कि संस्कार युक्त जीवन कैसे जीना है, तो बिहारी की नीति पढ़ेंगे हम। और बिहारी की भक्ति, बिहारी भक्ति कैसी करेंगे वो पढ़ेंगे। बिहारी की सौंदर्य भावना यानी कि बिहारी अपनी कविताओं में किस प्रकार से सौंदर्य लाते हैं वो भावना भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं प्रेम की पीड़ के कवि, प्रेम की पीड़ के कवि। ऐसा माना जाता है कि भाई घनानंद जी है ना, इन्होंने अपनी प्रेमिका थी इनकी एक, जिसका नाम था सुजान, और दोनों में भी क्या शानदार तरीके से भाई साहब ने विरह के बारे में लिखा है। जैसे आप ब्रेकअप कहते हो ना अंग्रेजी में कि ब्रेकअप हो गया सर, ये घनानंद जी का भी हो गया था ब्रेकअप, यानी कि प्रेमिका छोड़ के चली गई थी जिसका नाम था सुजान, तो उसके वियोग में, प्रेमिका की याद में भाई साहब बैठे बैठे लिखते थे कविताएं, और वो कविताएं आपको पढ़नी है घनानंद की और पढ़ेंगे हम, ठीक है। घनानंद के निर्धारित काव्यांश संपूर्ण यानी घनानंद की कविताएं पूरी की पूरी पढ़ेंगे जो इस किताब में दी हुई है। और आगे बात करते हैं घनानंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक परिचय, यानी इनको भी हम देखेंगे। प्रेमा अनुभूति, प्रेम की अनुभूति यानी घनानंद को प्रेम की अनुभूति कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। विरह अनुभूति, पहले प्रेम अनुभूति होती है कि विरह अनुभूति होती है? सर पहले विरह अनुभूति नहीं होती, पहले प्रेम अनुभूति होती है, यानी कि भाई प्रेम जब होगा, लव जब होगा तब ब्रेकअप होगा ना। तो पहले बिहारी जी को क्या हुआ था, प्रेम, तो हम पढ़ेंगे बिहारी जी की, सॉरी घनानंद, पहले घनानंद को प्रेम हुआ तो हम घनानंद का पढ़ेंगे प्रेमा अनुभूति। फिर घनानंद की विरह अनुभूति, यानी कि जब घनानंद की प्रेमिका जो सुजान दूर चली गई तो विरह की कैसी अनुभूति थी वो पढ़ेंगे। घनानंद का काव्य सौष्ठव, यानी घनानंद की कविताओं में भी किस प्रकार से कविताओं का सौष्ठव, कविताओं को उन्होंने बनाया वो हम पढ़ेंगे। तो इकाई चार इकाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। 4 इकाइयाँ हम कुल कितने कवि पढ़ोगे, कितने कवि पढ़ोगे? 6 कवि पढ़ोगे। एक बार फिर से देख लेते हैं 6 कौन कौन से हैं, देख लो। कबीरदास जी 1, जायसी जी 2, सूरदास जी 3, तुलसीदास जी 4, बिहारी 5 और घनानंद हो गया 6। ये कवि पढ़ लोगे, 4 इकाइयाँ हो जाएगी हमारी खत्म। 5वीं इकाई एक नई एकदम फ्रेश जेएनयू ने जोड़ दी जो आपके लिए बहुत बड़ी काम की भाई साहब। इस इकाई की यूनिट जो पहले ये 3rd ईयर में होता था, सबसे लास्ट में पढ़ाते थे। अब बच्चों को पहले छंद अलंकार समझाओगे तब ना कविताएं पढ़ेंगे वो। पहले क्या करते थे, उल्टा सिस्टम था भाई, उल्टी गंगा बहती थी, पर अब गंगा को कर दिया सीधा। तो फायदा किसका? आपका, बच्चों का, स्टूडेंट का। और स्टूडेंट का जब फायदा हो तो आपके सर तो पहले खुश हो जाते हैं भाई, बच्चे खुश मैं खुश, बच्चों का फायदा मेरा फायदा, ठीक है। इकाई 5वीं इकाई में क्या है, बहुत काम की चीज़ है। 5वीं इकाई को तो एकदम समझ लेना, घोल के पी जाना, बहुत आगे तक काम आएगी ये। और इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे कि भाई साहब भूलना भूल जाओगे, यानी कि रटना तो है ही नहीं, भूलना भूल जाओगे का क्या मतलब है, याद कर लोगे। निर्धारित छंद और अलंकार, इसमें क्या पढ़ेंगे, छंद के बारे में पढ़ोगे, अलंकार के बारे में पढ़ोगे। छंद क्या होता है, यानी कोई कविता लिखता है, कविता लिखने का जो तरीका होता है ना, यानी कि 4 लाइनें लिखी, 2 लाइनें लिखी, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, सविया, ये होते हैं वो छंद। तो छंद और अलंकार का सामान्य परिचय, जेएनयू ने क्या कहा कि बच्चों को सामान्य परिचय करवाओ, छंद अलंकार क्या है, ठीक है। अब निर्धारित अलंकार भी है और निर्धारित छंद भी है, यानी कि 12 दे दिया आपको अलंकार, यानी कि 12 अलंकार बच्चे पढ़ेंगे और 12 ही छंद पढ़ेंगे। बात करते हैं अलंकार कौन कौन से हैं। अलंकार दे दिया अनुप्रास, अनुप्रास जानते हो ना, अनुप्रास वही हो गया, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदा की चांदनी में चटनी चटाई, वो पढ़ा हुआ है ना, हाँ वही अनुप्रास अलंकार पढ़ोगे। यमक अलंकार पढ़ोगे, श्लेष अलंकार पढ़ोगे, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ोगे, उपमा अलंकार पढ़ोगे, रूपक अलंकार पढ़ोगे, भ्रांतिमान जिसमें भ्रांति हो जाती है भ्रांतिमान अलंकार पढ़ोगे, संदेह अलंकार पढ़ोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ोगे, दृष्टांत अलंकार पढ़ोगे, विरोधाभास अलंकार पढ़ोगे और असंगति अलंकार, यानी ये कुल 12 अलंकार आप इस क्लास में हिंदी साहित्य में पढ़ोगे। आगे बात करते हैं कि छंद कौन कौन से हैं। छंद भी है टोटल 12, सरल से शुरू करेंगे और टप तक जाएंगे। सरल यहाँ पर है भाई साहब, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है, इंद्र वज्रा है,
मंदा आक्रांता है, आक्रांता आक्रांता, नाम नए नए लग रहे हैं ना, डरना नहीं है। इतनी सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे कि आप कहोगे वाह सर, नियाल कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। इंद्र वज्रा, मंदा आक्रांता, उपेंद्र वज्रा, मदिरा सवैया, मंत गयंद सवैया, दुर्मिल सवैया। दो और रह गए पीछे, वो कौन से देख लो, मन हरण और देव घनाक्षरी, कुल 12, यानी कुल ये 12 छंद आप पढ़ोगे। तो ये कंप्लीट हो गई पांचों की पांचों इकाइयों का सिलेबस। अब लेके आता हूँ किताब, ऑफिस में भूल गया था, लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किताबें कैसी हैं और कैसे पढ़नी है। तो ये लो बच्चों, ये लेकर आ गया मैं किताब, पहले भूल गया था। ये किताब है, यानी जो 4 इकाइयाँ हैं, इकाई 1, 2, 3 और 4, इन चारों इकाइयों का सिलेबस आपको इस किताब में मिलेगा। इसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। ठीक है, लेखक है डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल, यानी इन्होंने संकलन किया है। और बाकी इसकी रेट वगैरह भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा महंगी तो नहीं है, पर रेट अभी बता देता हूँ आपको। जोधपुर वगैरह में सिटी में दुकान में मिल जाएगी। 85 रुपये इसके ऊपर लिखे हुए हैं, 85 रुपये, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये किताब आप खरीद सकते हो, पढ़ने के लिए बढ़िया है। देखो, मध्यकालीन कविता का पाठ इसका नाम है और ये लेखक हैं। अब इसमें देखोगे तो इसका इंडेक्स दिखाता हूँ आपको मैं, जो इंडेक्स है ना वो दिखाता हूँ, आप देखना इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सारे कवि दिए हुए हैं, ये देखो भाई साहब, ये इसके अंदर क्या दे दिया, कबीरदास, सूरदास, जायसी, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद, 6 दिए ना, यही 6 आपके सिलेबस में। यानी कि ये किताब जेएनयू के सिलेबस के लिए ही बनाई गई है स्पेशल। ठीक है, और भाषा टिप्पणी यानी 6 के बारे में हमें इनकी 6 की जो आलोचनात्मक अध्ययन है ना, ये भी इस किताब में मिल जाता है, कविताएं भी इसमें मिल जाती हैं। अब हाँ, ये इनको पढ़ना कैसे है, ये थोड़ी टफ भाषा में है क्योंकि ये सीधी कविताएं हैं, इसमें अर्थ नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए आप कोई पासबुक वगैरह काम में ले सकते हो, और नहीं तो हम यहाँ पर पूरी पढ़ाएंगे ही, और पढ़ लेना, आपको बढ़िया तरीके से समझेंगे, भावार्थ वगैरह करके सारा विश्लेषण कर लेंगे। यानी कि बाकी चिंता मत छोड़ो। एक ये किताब है मध्यकालीन कविता का पाठ। अब आप बच्चे कहोगे सर दूसरी किताब बताओ, तो लाओ भाई साहब दूसरी किताब दे दो, दूसरी किताब लाओ भाई। दूसरी कौन सी थी, हमने क्या बताया था नाम यहाँ पे, मध्यकालीन कविता का पाठ, ये पहले बता दी। अब दूसरी बता रहा हूँ, अलंकार परिजात। ये देखो, ये है अलंकार परिजात, छोटी सी किताब, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, और मेरी सबसे फेवरेट किताब है। मुझे ये किताब बहुत बढ़िया लगती है, बहुत छोटी सी। अलंकार परिजात, लेखक कौन है, नरोत्तम दास स्वामी। अलंकार परिजात है, नरोत्तम दास स्वामी लेखक है। और इसके अंदर मिलता क्या क्या है, आपके सिलेबस में तो सिर्फ छंद और अलंकार। ये जो किताब है अलंकार परिजात, ये स्पेशली विशेष तौर पे 5वीं इकाई के लिए है। वैसे तो आपके छंद और अलंकार है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है जो आपके आगे हिंदी साहित्य में काम आएगा। देखो, काव्य रूप है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, गुण रीति, काव्य दोष, रस और छंद, ये है। ये छोटी सी किताब देखो, इसकी रेट भी देख के बता देता हूँ आपको मैं। इसकी रेट जो MRP है वो 100 रुपये है। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए आपको। तो ये 2 किताबें चलती हैं, सस्ती सस्ती हैं, छोटी छोटी किताब बिल्कुल। देखो, मध्यकालीन कविता का पाठ, अलंकार परिजात, ये। और ये किताबें थोड़ी कठिन है, आपको समझ में अगर नहीं आए तो आपका चैनल है ही दी अर्थ एजुकेशन। इस चैनल पर आपके जो हिंदी साहित्य का कोर्स है पूरा का पूरा करवाया जाएगा। एक क्लास नंबर 1 से लगा के क्लास नंबर एंड तक पेपर का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर मिलेंगे, पेपर को हल कैसे करना है, जेएनयू यूनिवर्सिटी में कॉपियों में लिखना कैसे है ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाए, सारी जानकारियाँ इस चैनल पे आपके पृथ्वी सर देंगे दी अर्थ एजुकेशन पर। तो आज ही सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ाई कर सके, उसका भी भला हो जाए और आपके सर का भी थोड़ा बहुत तो भला हो गई होगा। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्या करोगे, थोड़े से सब्सक्राइब करवाना, शेयर करना, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर करना है। नया चैनल है भाई साहब, लाइव क्लास नहीं हो रही है और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ें। चलिए, बाकी आपकी मर्जी, आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरा सपोर्ट करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हिंदी।